आवाज आ रही है बेटा किसी को? चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। सीखना मतलब कोई भी चीज जो भी नई हमारे लिए होती है और उसको हम अपने अंतर मन में धारण करते हैं, उसका अर्थ होता है सीखना। तो अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी परिस्थिति में कुछ ना कुछ सीखता रहता है और जो कुछ भी वो सीखता है वो अपने व्यवहार में उस चीज को लाता है, जिससे उसका व्यवहार परिमार्जित होता है या परिवर्तन होता है उसके व्यवहार में। इसी को सीखना कहते हैं और इसी को हम मनोविज्ञान की भाषा में अधिगम कहते हैं। हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। जैसी हमारे सामने परिस्थिति होती है उसी के अनुसार हम अपने बिहेवियर को, अपने व्यवहार को चेंज करते हैं। तो इस जो चेंज, जो परिवर्तन होता है, इसी को कहते हैं सीखना या अधिगम। या हम कह सकते हैं कि सीखना या अधिगम एक तरीके की सामान्य प्रक्रिया है। जैसे जन्म के तुरंत के बाद से ही बच्चा या शिशु सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन पर्यंत यानी पूरे जीवन, जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है और सीखने के इस व्यवहार को अपने व्यवहार में दिखाता है। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि एक बच्चा अगर दिया सलाई की तीली यानी माचिस की तीली या लैंप की लौ को छूने से जल जाता है, छूने के लिए उसके पास जाता है और जल जाता है, तो उसके लिए ये पहला कह सकते हैं बहुत कड़वा अनुभव होता है कि वो सीख लेता है कि अगर किसी जलती हुई चीज के पास हम जाएंगे तो हम जल जाते हैं। तो आगे से किसी भी जलती हुई वस्तु या आग से वो दूर रहना चाहता है। ये चीज उसने सीखी और आगे चल के जब कोई जलती हुई चीज आती है तो वो उसको अपने व्यवहार में ला लेता है। जलती हुई चीज के पास हमें नहीं जाना है, नहीं तो हम जल जाएंगे। तो जो उसके व्यवहार में ये परिवर्तन आया, नहीं जाना, इसी को हम कहते हैं सीखना। या हम कह सकते हैं कि बच्चा यह सीख जाता है कि अगर किसी गर्म वस्तु या लौ को हाथ में लाया जाएगा तो अवश्य ही जलने की पीड़ा उठानी पड़ेगी। तो इस तरीके से कोई भी अनुभव, कोई भी ऐसी घटना जो कि हमको अपना व्यवहार परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करती है, वो सब सीखना कहलाता है या अधिगम कहलाता है। समझ में आया अधिगम क्या होता है? अब अधिगम से संबंधित हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी हम प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज को सीखते हैं यानी सामने से कोई चीज को सीखते हैं और कभी कभी हम अप्रत्यक्ष अनुभवों से भी सीखते रहते हैं। अप्रत्यक्ष अनुभवों से सीखते हैं और उस तरीके से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। इसी के संदर्भ में कुछ परिभाषा अधिगम की दी गई हैं। जैसे पहली परिभाषा है जेपी गिलफोर्ड की। जेपी गिलफोर्ड की परिभाषा के अनुसार इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ये कहते हैं कि जैसी चीजें, जैसी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं उसके अनुसार जब हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन आता है तो उसी को हम सीखना कहते हैं। अगली जो डेफिनेशन या परिभाषा है वो स्किनर की है। स्किनर क्या कहते हैं कि इस सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। किस तरीके से हम अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार सामंजस्य बैठाते हैं, यानी हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करके ही तो सामंजस्य को बैठाते हैं। तो सामंजस्य की यानी समन्वय की वो भावना जो हम अपने व्यवहार में बैठाते हैं या व्यवहार में लाते हैं, उसी को हम सीखना कहते हैं। फिर क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना क्या है? इसमें इन्होंने कहा सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ऐसी आदतें जो हम अपने व्यवहार में लाते हैं, ज्ञान यानी नॉलेज, अभिवृत्तियां जो भी हम अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं अपने व्यवहार, बिहेवियर के अकॉर्डिंग, व्यवहार के अकॉर्डिंग, तो उन सब का अर्जन करना, उन सबको अपने व्यवहार में परिलक्षित करना, यही सीखना है। इसमें कहा जा सकता है कि इसमें कार्यों को करने के नवीन तरीके सम्मिलित हैं और इसकी शुरुआत
व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने और नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है। इसके अनुसार जब हम अपने व्यवहार में कोई भी नई चीज अर्जित करते हैं, चाहे वो हमारे लिए कोई नई आदत हो, नया ज्ञान हो या नई अभिवृत्तियां हो, उन सबको हम सीखना कह सकते हैं। ये क्रो एंड क्रो के अनुसार है डेफिनेशन। अगली एक डेफिनेशन है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ कहते हैं नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। कुछ भी जो हमें पहले से चीजें आती हैं वो हमारे लिए हमारा पुराना ज्ञान है। जो हम जिन प्रक्रियाओं के माध्यम से जानते हैं चीजों को करना, वो हमारे लिए पुरानी प्रक्रिया है। लेकिन कुछ ऐसी प्रक्रियाएं जिनको हम नहीं जानते हैं और जिससे हम अपने कार्य को और अच्छा बना सकते हैं, ऐसा ज्ञान जिसके द्वारा हम अपने नॉलेज को और अधिक बढ़ा सकते हैं, वो सब हमारे लिए क्या है, किस चीज की प्रक्रिया है, वो सब सीखने की प्रक्रिया है। ये वुडवर्थ कहते हैं। वुडवर्थ ये कहते हैं कि किसी भी ऐसी क्रिया जो व्यक्ति के विकास में सहायक हो और वर्तमान में व्यवहार और अनुभवों को जो कुछ भी वे हो सकते हैं उनसे भिन्न बनाए। पहले हमने जो किया, अगर हम कुछ नया ज्ञान सीख लेते हैं और उससे कुछ अपना नया भिन्न बनाते हैं, अलग बनाते हैं, तो उसको सीखने की संज्ञा दी है। किसने? वुडवर्थ ने। तो ओवरऑल अगर इन डेफिनेशंस की बात करते हैं, इसमें कुछ डेफिनेशंस और हैं, जैसे आपकी है गेट्स की डेफिनेशन। गेट्स क्या कहते हैं कि सीखना अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। जैसे मान लीजिए कि हमें किसी चीज की ट्रेनिंग करनी होती है, कुछ सीखना है हमें प्रशिक्षण द्वारा, तो जब हमें कोई प्रशिक्षित व्यक्ति कुछ प्रशिक्षण देता है तो उसके द्वारा हम अपने व्यवहार में परिमार्जन लाते हैं, ये भी एक सीखना है। और जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल आपको उदाहरण बताया कि जलती हुई लौ के पास अगर हाथ ले जाते हैं तो वो एक कटु अनुभव हमें प्राप्त होता है कि अगर जलती हुई लौ के पास हाथ ले जाया जाएगा तो हाथ जल जाएगा। तो ये अनुभव भी क्या है? सीखना है, यानी अधिगम है। तो गेट्स ने ये परिभाषा बताई। फिर क्रोनबेक ने एक डेफिनेशन बताई है। क्रोनबेक की डेफिनेशन क्या है? सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। जब हम कोई चीज अनुभव करते हैं, जब हमें किसी चीज का एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस के बाद, उस अनुभव के बाद, यानी कोई भी काम करते हैं उस कार्य के बाद परिणाम स्वरूप जब हम अपने व्यवहार में कोई परिमार्जन लाते हैं या अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, तो वो परिवर्तन ही व्यक्त करता है, वो परिवर्तन ही हमें सिखाता है कि हमने कुछ सीखा है, हमने कुछ अधिगम किया है, कुछ सीखा है। तो क्रोनबेक यही कहते हैं कि अनुभवों के परिणाम स्वरूप जब हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं तो इसको हम सीखना कहते हैं। वुडवर्थ की एक डेफिनेशन और है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना क्या है? विकास की प्रक्रिया। निरंतर, जैसे कि एक शिशु है, अब वो जीवन पर्यंत, कहते हैं सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जब शिशु से लेकर के वो धीरे धीरे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था की तरफ बढ़ता जाता है तो धीरे धीरे उसका विकास भी होता जाता है। और उस विकसितता के दौर में, उस विकास के दौर में वो कुछ ना कुछ अपने व्यवहार में परिमार्जन लाता रहता है। तो व्यवहार में परिमार्जन लाने की यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? सीखना कहलाती है। हम ये कह सकते हैं कि इन परिभाषाओं के आधार पे कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं। क्या निकल के आते हैं? कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ जाता है, जैसे कि मैच्योरेशन या परिपक्वन जिसको कहते हैं, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ जाता है। व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाने वाली शक्तियां, जैसे मानसिक, शारीरिक, इस टाइप की जो शक्तियां होती हैं वो धीरे धीरे लुप्त होती जाती हैं। जब नया परिवर्तन आएगा तो पुराने जो परिवर्तन है वो धीरे धीरे सुप्त होते जाते हैं। व्यवहार में स्थायी और अस्थायी दोनों के बीच की स्थिति वाले परिवर्तन, जैसे कारक जो हैं वो दिखाई देने लगते हैं, जिनको अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन कहते हैं। तो इसी के आधार पे कुछ इसकी विशेषताएं भी बताई गई हैं अधिगम की। जैसे अधिगम क्या है? जीवन से लेकर नहीं है हम
की जो परिभाषाएं हमने बताई उन्हीं के आधार पे अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं। जिन विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं, पहली विशेषता है कि अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जीवन भर चलती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। फिर क्या कहा गया, सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है। सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया, इसका क्या मतलब हुआ कि हम किसी भी परिस्थिति में रहें, उस परिस्थिति के अनुसार सामंजस्य जो बैठाया जाता है, वो सामंजस्य कैसे बैठाया जाएगा, जब हम अपना व्यवहार परिवर्तित करेंगे। तो व्यवहार परिवर्तन करना सीखना है और सामंजस्य बैठाना अनुकूलन है। तो सीखना क्या हो गया, अनुकूलन की प्रक्रिया हो गई। फिर एक है इसमें सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। इसको कैसे कह सकते हैं कि सीखने की प्रक्रिया, उसका परिणाम जो होता है वो सीधा संबंध सीखने वाले के व्यवहार के परिवर्तन से परिलक्षित होता है। किसी भी प्रकार का सीखना क्यों ना हो, इसके द्वारा विद्यार्थी में परिवर्तन लाने की भूमिका सदैव निभाई जाती है। मतलब कैसा भी सीखना होगा वो सदैव किस में दिखाई दे जाएगा, हमारे व्यवहार में दिखाई देगा कि हमने ये गुण सीखा है। फिर सीखना क्या है, सीखना सार्वभौमिक है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसका क्या अर्थ होता है, सीखना किसी व्यक्ति विशेष, जाति, प्रजाति, देश की जरूरी नहीं है कि हर जगह की कोई अलग अलग कोई चीजें सीखते हैं। सार्वभौमिक है, हम किसी भी देश में, कहीं भी, किसी स्थान पर, किसी भी देश, प्रजाति, जाति में कुछ भी सीख सकते हैं। इस संसार में कह सकते हैं कि जितने भी जीवधारी हैं, वे अपने अपने तरीके से, अपने अपने अनुभवों के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और ये सीख कर ही वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करते रहते हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि सीखना जो है वो कोई पर्टिकुलर, या कह सकते हैं कि कहीं विशेष परिस्थितियों में ही सीखा जा सकता है। हम कहीं भी, कुछ भी, कभी भी सीख सकते हैं। किसी भी अनुभव, किसी भी अवसर, किसी भी परिस्थिति में सीखा जा सकता है। तो सीखना क्या है, सार्वभौमिक है। फिर कहा गया सीखना क्या है, कुशलतादायक है। सीखना कुशलतादायक का क्या मतलब होता है कि जब हम कोई चीज सीखते हैं तो अपने हितकर के लिए सीखते हैं। हम जो सोचते हैं कि हमने ये सीखा, हम अपना व्यवहार परिवर्तित करेंगे और इससे ये चीज हमारे लिए अच्छी मानी जाएगी, या हम अपने हित के लिए वो चीज सीखते हैं। सीखना एक उद्देश्यपूर्ण है। उद्देश्यपूर्ण या लक्ष्य निर्देशित होता है। जब भी हम कोई चीज सीखते हैं तो वो उद्देश्यपूर्ण या लक्ष्य निर्देशित होता है। हम कुछ भी सीखने का अगर प्रयास करें, या हम कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि व्यवहार में अगर हम कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उसका कोई ना कोई निश्चित उद्देश्य या प्रयोजन अवश्य होता है, क्योंकि कोई भी कार्य बिना प्रयोजन के, बिना उद्देश्य के नहीं होता है। इसीलिए जब भी हम सीखने की प्रक्रिया किसी उद्देश्य के साथ करते हैं तो वो कार्य या वो चीज हम बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, और बहुत अधिक उत्साह से, एनर्जी से हम वो सीखने का प्रयास करते हैं। जब हमारे पीछे कोई उद्देश्य होता है तो हम उसको सीखने के लिए भी बहुत अथक प्रयास करते हैं। सीखना एक मानसिक क्रिया है। मानसिक क्रिया, अगर हम सीख रहे हैं तो सीखने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हम अपने ज्ञान स्तर को बढ़ा रहे हैं, अपने मेमोरी में, अपनी स्मृति में चीजों को ला रहे हैं। तो स्मृति जो तथ्य है वो मानसिकता से संबंधित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सीखना एक मानसिक क्रिया है। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी हम कोई चीज सीख सकते हैं या अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। तो सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया सक्रियता पर निर्भर करती है। सक्रियता पर निर्भर करती, यानी कि हम, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी जितना एक्टिव होगा, जितना सक्रिय होगा, वो उतनी अच्छी तरीके से चीजों को सीख सकता है। और अगर हम निष्क्रिय अवस्था में रहेंगे, हम कह सकते हैं हम मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं है, निष्क्रिय हैं, तो हम कोई चीज सीख नहीं सकते, क्योंकि हमको फिर नहीं पता है कि हमको अपना व्यवहार को कैसे परिमार्जन करना है, कैसे उसको परिवर्तित करना है। इसलिए कह सकते हैं सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो सक्रियता पर निर्भर होती है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि सीखने द्वारा विद्यार्थी को क्या होता है, उचित वृद्धि और विकास में सहायता पहुंचती है। जैसे जैसे बच्चा सीखता जाता है वैसे वैसे उसकी उचित वृद्धि और विकास होता जाता है, और उचित वृद्धि और विकास के द्वारा ही वो सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक
इस तरीके के विकास कर सकता है। सीखना क्या है? सीखने का एक पॉइंट ये भी कहा जा सकता है कि सीखना एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण होता है। अगर हमने कोई चीज सीखी है तो उस सीखने के माध्यम से उस जो भी चीज सीखी है उसका स्थानांतरण संभव है। हमने सीखा, फिर हमने अपने विद्यार्थियों को वही चीज सिखाई, उससे उनके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, फिर उन्होंने दूसरे को सिखाया, इससे उनके व्यवहार में परिमार्जन हुआ। इस तरीके से सीखने को हम क्या कह सकते हैं कि सीखने का गुण जो है वो स्थानांतरित होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अधिगम को कुछ तथ्य प्रभावित करते हैं, कुछ कारक प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, यानी उनका इफेक्ट अधिगम पर पड़ता है? पहला है बालक की योग्यता। बालक की योग्यता, जिसको एबिलिटी कहते हैं, कि बालक की योग्यता किस तरीके से अधिगम को प्रभावित करती है। अब योग्यता का अर्थ इसमें हो जाएगा कि बालक की रुचि, उसकी रुचि कैसी है, वो योग्य है उस चीज को सीखने के लिए कि नहीं, उसका स्तर कैसा है। अगर बालक का स्तर, मान लीजिए बात करते हैं कि एक 6ठी क्लास का विद्यार्थी है, तो उसकी योग्यता या उसका स्तर या उसका मानसिक स्तर सिर्फ 6ठी तक का है। अगर हम उसको 8वीं की या 10वीं की चीजों को सिखाने का प्रयास करेंगे तो शायद वो नहीं सीख पाएगा। तो बालक की योग्यता में उसके जितने भी मनोवैज्ञानिक गुण आ जाते हैं, वो सारी चीजें, जैसे कह सकते हैं रुचि, उसका स्तर, उसकी अभिवृत्ति, ये सारे गुण आ जाएंगे बालक की योग्यता के अंतर्गत। उसका IQ लेवल या मानसिक जो कहते हैं गणना कि किस तरीके से बच्चे की उम्र हो जाएगी, ये सब योग्यता के अंतर्गत आ जाते हैं। तो बालक की योग्यता भी कहीं ना कहीं अधिगम को प्रभावित करती है। अगला पॉइंट है निश्चित उद्देश्य। अगर हम कोई चीज सीख रहे हैं या हम सिखा रहे हैं तो उसके पीछे सबसे पहली और इम्पोर्टेंट या मुख्य बात यही होती है कि उसका एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, उसका एक लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं माना जा सकता। अब अगर हम सीख भी रहे हैं और उसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है तो हमारा मन शायद उस कार्य को सीखने में नहीं लगेगा। लेकिन अगर हमारा उद्देश्य है कि इस कार्य को सीखने के पश्चात हम इससे क्या कर सकते हैं, अपने कार्य को बहुत अधिक प्रभावपूर्ण बना सकते हैं, ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, ज्यादा मार्किंग कर सकते हैं, इस तरीके के अगर कुछ उद्देश्य पीछे से बना हुआ है तो फिर हमारा अधिगम और अधिक तीव्र गति से होगा, यानी हमारे सीखने की जो क्रिया है वो बहुत तीव्र गति से संचालित होगी। तो इसीलिए अधिगम को कहीं ना कहीं क्या प्रभावित करता है, एक निश्चित उद्देश्य प्रभावित करता है। उद्देश्य अगर निश्चित है तो अधिगम बहुत अच्छी गति से, तीव्र गति से और प्रभावशाली तरीके से होगा। थर्ड पॉइंट है परिपक्वता। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, जो कि जिसका संबंध होता है विकास से। जैसा कि हमने बताया भी कि अधिगम एक ऐसा कारक है, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो मान लीजिए एक शिशु शैशवावस्था में है कोई बालक, वो जितना सीख रहा है उससे ज्यादा कौन सीख सकता है, बाल्यावस्था का बालक सीख सकता है। उससे ज्यादा कौन सीख सकता है, किशोरावस्था का बालक सीख सकता है। इस तरीके से क्यों सीख सकता है, क्योंकि वो उतना ही परिपक्व होता चला जा रहा है, उतनी ही मैच्योरिटी उसके अंतर्गत, उतना ही विकास उसका होता जा रहा है। एक शैशवावस्था का बालक का विकास एक बाल्यावस्था के बालक के विकास से कम होता है, यानी जिसका जितना ज्यादा विकास, और विकास में भी बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और उसके साथ साथ संवेगात्मक विकास। तो जितना ज्यादा विकास होता जाएगा बालक का, विद्यार्थी का, उतना ही अच्छा वो परिपक्व होता या एक परिपक्व नागरिक कहलाएगा। तो परिपक्वता कहीं ना कहीं अधिगम को प्रभावित करती है। जितना ज्यादा परिपक्व विद्यार्थी या बालक होगा उतना ही उसकी ग्रहणशीलता अधिक होगी, वो उतनी अच्छी अधिगम की प्रक्रिया को कर सकता है। तो सीखने का गुण किस पर निर्भर करता है, कहीं ना कहीं परिपक्वता पर भी निर्भर करता है। अब बात आती है फोर्थ पॉइंट की, परिवार। परिवार यानी फैमिली। फैमिली भी हमारी एक फैक्टर है जो हमारे अधिगम को प्रभावित करती है। परिवार में बहुत सारे गुण होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं आर्थिक स्थिति होती है, सामाजिक स्थिति होती है, मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है, बहुत सारी स्थितियां होती हैं जो अधिगम को प्रभावित करती हैं। एक बालक जिस परिवार में, जिस परिवेश में रहता है, वो परिवेश किस तरीके का है, कैसा वहां व्यवहार होता है,
किस तरीके के वहां पे उसका पालन पोषण हो रहा है, ये सारी चीजें उसके सीखने को प्रभावित करती हैं। तो परिवार में कह सकते हैं कि हम कहते हैं कि हमारा पहला गुरु कौन होता है, तो हमारा पहला गुरु हमारी माँ होती है, माता होती है। माता परिवार का एक हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम सीख रहे हैं, पहली बार जो चीज सीख रहे हैं तो अपने परिवार से सीख रहे हैं। तो अगर वो मोटिवेशनल या प्रेरक स्रोत हमारे परिवार में है जो हमारे अधिगम को प्रभावित करना चाहते हैं, तो हमारी अधिगम की जो प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी तरीके से चलती है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट जो है वो समाज है, यानी सोशल एस्पेक्ट हम जिसकी बात करें। समाज किस तरीके से प्रभावित करता है अधिगम को? समाज में भी बहुत सारे फैक्टर हैं। समाज की अगर हम बात करें तो समाज में ही हमारा विद्यालय भी आता है, जिसको विद्यालय को लघु समाज की भूमिका भी कही गई है, लघु समाज की संज्ञा दी गई है। तो इस तरीके से समाज में बहुत से फैक्टर हैं जो हमारे या किसी विद्यार्थी या किसी बालक के अधिगम को प्रभावित करते हैं। समाज के बहुत तत्व हैं, छोटे छोटे तत्व, राजनीतिक तत्व हो गए, आर्थिक तत्व हो गए, समाज में ही परिवार आ जाता है, पास पड़ोस आ जाएगा, ये सारी चीजें सामाजिक स्तर पे आ जाएंगी और ये कहीं ना कहीं अधिगम को प्रभावित करती हैं। तो जितना सामाजिक विकास होगा किसी विद्यार्थी का, उतना ही ज्यादा वो सीखेगा, उतना ही ज्यादा उसकी अधिगम की प्रक्रिया प्रभावी होगी। अगला पॉइंट है वातावरण। वातावरण यानी एनवायरमेंट, हमारे चारों ओर का आवरण, जिसको हम पर्यावरण भी कहते हैं। तो किसी भी विद्यार्थी के चारों ओर का आवरण कैसा है, किस तरीके का परिवेश उसको मिल रहा है, ये भी चीजें, ये फैक्टर उसको प्रभावित करते हैं। अगर एक बालक बंद कमरे में है जिससे उसका संपर्क किसी से नहीं होता है, वो अकेले सिर्फ अपने तक ही सीमित है, तो शायद उसकी अधिगम की प्रक्रिया उतनी अच्छी और प्रभावशाली नहीं होगी। इन कंपैरिजन यानी कि इसकी तुलना में वो बालक जिसका वातावरण यानी जिसके चारों ओर का आवरण भरपूर है, यानी इसके चारों ओर ऐसे लोग हैं जो उसको प्रेरित करते हैं चीजों को सीखने के लिए, उसके समक्ष चीजें प्रस्तुत करते हैं, क्रियाएं करते हैं, जिससे वो सीख करके, देख करके सीखता है, जिसमें कहा गया है लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके कुछ को सीखना। तो वातावरण में कौन सी चीजों से विद्यार्थी घिरा हुआ है, कौन सा आवरण उसके चारों तरफ है, ये फैक्टर भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है या अधिगम को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है शिक्षक का व्यवहार। एक शिक्षक यानी टीचर का बिहेवियर। टीचर का बिहेवियर या शिक्षक का व्यवहार कैसे प्रभावित करता है? शिक्षक को कहा गया है कि शिक्षक अपने व्यवहार के माध्यम से अपने विद्यार्थी को प्रभावित कर सकता है, प्रेरित कर सकता है सीखने के लिए। विद्यार्थी की ओर ध्यान नहीं देगा, उसकी योग्यता को नहीं जानेगा, उनकी रुचि को, अभिवृत्ति को नहीं जानेगा, तो शायद वो उसके अधिगम को भी मोटिवेट या प्रेरित नहीं कर पाएगा। इसीलिए एक शिक्षक का व्यवहार की वो उसका व्यवहार कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, ऐसा तो नहीं उसका रूड बिहेवियर है। तो एक शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? संयमशील होना चाहिए वो, और इसी संयमशीलता के साथ साथ उसके अंदर एक्सपर्टनेस का गुण होना चाहिए, जिससे वो अपने हर विद्यार्थी को समझ सके और उसको अधिगम की ओर प्रेरित कर सके। और उसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज सिखाने से पहले उस चीज को करके दिखाना चाहिए, अपने व्यवहार में उन चीजों को लाना चाहिए, जिससे कि शिक्षक के व्यवहार को देखकर छात्र का व्यवहार परिवर्तित हो। जब छात्र का व्यवहार परिवर्तित होगा तो उस तरीके से बच्चा बहुत सारी चीजों को सीख सकेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सीखने की इच्छा। सीखने की इच्छा क्या कहती है कि हम कोई भी चीज सीखना तभी चाहेंगे जब हमारे अंदर उत्सुकता होगी उस चीज को सीखने की, क्यूरियोसिटी होगी कि हम किस तरीके से सीखें। तो जब तक अगर किसी को जबरदस्ती कोई चीज सिखाने के लिए कही जाएगी कि हम कैसे सिखाएं, तो वो नहीं सीख सकता। उसके अंदर स्वयं से ये गुण होना चाहिए कि हम चीजों को हमें सीखना है। तो जब तक वो सीख नहीं पाएगा तब तक उसकी सीखने की प्रक्रिया अधूरी रहेगी। इसलिए अंदर से वो गुण आना चाहिए कि हमें इस तरीके से चीजों को सीखना है। हम ये कह सकते हैं कि अधिगम एक ऐसी व्यापक प्रक्रिया है जिसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। अधिगम, पहला ही पॉइंट कहा गया कि अधिगम यानी सीखना जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो जीवन पर्यंत अगर चल रही है प्रक्रिया, तो इसका मतलब है कि उसका क्षेत्र जो है वो बहुत ही विस्तृत है।
बहुत विस्तृत का कहने का मतलब कि पग पग पर, एक एक कदम पर, एक एक परिस्थिति पर हम कुछ ना कुछ सीखते रह सकते हैं, कुछ ना कुछ सीखते चल, दिन प्रतिदिन